नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रमेश अपनी ड्यूटी पूरी कर फैक्ट्री से घर लौट रहा था। गुड़गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां वह चौकीदारी का काम करता था। आमतौर पर रमेश 10 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज उसके साथी गार्ड के लेट होने की वजह से उसे देर हो गई थी। घर लौटते समय वह एक सुनसान सड़क के बीचों बीच तेजी से चल रहा था और मन ही मन कुछ गुनगुना रहा था। अचानक वह रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक क्यों रुक गया। उसने देखा कि वह गांव के श्मशान घाट के सामने खड़ा था। रोजाना वह इसी रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज शमशान घाट उसे कुछ अलग लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रही हो। रमेश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि अंधेरे में कोई खड़ा था। वह डरते हुए आगे बढ़ा और देखा कि वह पायल थी, जो सरपंच मोहन सिंह की बेटी थी। पायल की शादी 2 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन वह इस वक्त यहां क्या कर रही थी, यह सवाल रमेश के मन में कौंध रहा था। रमेश ने पायल से पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने सोचा कि शायद वह किसी से मिलने आई होगी। उसने पायल से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पायल चुपचाप रमेश के साथ चलने लगी। जब वे सरपंच के घर के पास पहुंचे तो रमेश ने देखा कि घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रमेश ने पायल से मुड़कर पूछा, पायल, यह क्या हो रहा है? लेकिन पायल वहां नहीं थी। रमेश हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन पायल का कोई अता पता नहीं था। उसने सोचा कि शायद पायल घर में चली गई होगी। वह सोचने लगा कि उसे यह बात सरपंच मोहन सिंह को बतानी चाहिए। रमेश ने मन ही मन फैसला किया कि वह कल सरपंच से बात करेगा और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। गुड़गांव के दूसरे हिस्से में गगन नाम का युवक अपने घर लौट रहा था। उसकी भाभी सुमन को दरवाजे पर खटखटाने की हल्की आवाज से नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि गगन कंबल में लिपटा हुआ अंदर आ रहा था। सुमन ने उससे पूछा, गगन, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गगन ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, भाभी, कुछ नहीं, मैं सोहन लाल के घर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। सुमन गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वह कमरे की ओर बढ़ी, उसे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह भ्रम में थी, लेकिन तभी घर की बिजली अपने आप जलने और बुझने लगी। सुमन डर से कांपने लगी और हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया और लाइट बल्ब जोर से फूट गया। पूरे घर में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन घर के बाकी सदस्य सोते रहे। सुमन को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि इसे रमेश को बताना चाहिए। रमेश ने घर पहुंचकर खाना खाया, लेकिन उसे लगा कि उसकी पत्नी देवकी कुछ परेशान है। सोने से पहले उसने देवकी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? देवकी ने धीरे से कहा, जी, मैं आपको बताने ही वाली थी, आज पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। रमेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? देवकी ने जो बताया वह सुनकर रमेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सरपंच की बेटी पायल ने आज दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रमेश का खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर पायल ने आत्महत्या कर ली थी तो फिर वह कौन थी जिसे वह श्मशान घाट के पास मिला था और जिसे वह सरपंच के घर तक छोड़ आया था।
12 सालों के बाद सोहन नाम का युवक अपने गांव लौट रहा था। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा। सोहन शहर में रहता था और एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। वह 12 साल बाद अपने दादाजी और दादी से मिलने गांव जा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर आगे बढ़ रही थी और रात का समय हो रहा था। रात के करीब 12 बजे सोहन अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेशन की रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ गई। सोहन अकेला वहां खड़ा था और सोच रहा था कि 12 सालों में कुछ भी नहीं बदला। उसने सोचा कि क्यों न पैदल ही गांव की ओर निकल पड़े। उसने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन के बाहर भी सन्नाटा था। सोहन ने सोचा कि 2 किलोमीटर की दूरी है, पैदल ही चला जाए। उसने रास्ते पर चलते हुए महसूस किया कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं। उसने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन पीछा करने वाला भी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। सोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह डर से कांप उठा और झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ हाथ हवा में तैर रहा था। सोहन का खून जम गया। वह डर के मारे वहां से भाग निकला और गांव में सबसे पहले जो घर दिखा उसमें घुस गया। अगली सुबह जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन वह कटा हुआ हाथ और रात का वह दृश्य आज तक सोहन के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। मैं और समीर, हम दोनों वाराणसी में एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद समीर, जो बांग्लादेश के रंगपुर जिले का रहने वाला था, वापस अपने घर चला गया। मैंने लखनऊ में एक नौकरी ढूंढ ली। कई साल तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन अचानक मुझे उसका पत्र मिला। उसे खोलकर देखा तो वह मेरे पुराने मित्र समीर का ही था। उसने अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा लिखा था और वह चाहता था कि मैं उसके पास जाकर कुछ दिन रहूं। उसने अपने जीवन के बारे में मुझसे बहुत सारी बातें करने की इच्छा जताई थी। पत्र इतना प्यार से लिखा गया था कि मैं तुरंत उसके पास जाने का मन बना लिया। लखनऊ से ढाका की ट्रेन पकड़कर मैं ढाका पहुंचा और फिर बस से रंगपुर के गांव तिराहे पर उतरा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए मैं समीर के घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में मुझे एक चाय की दुकान मिली, जहां मैंने चाय पी और दुकानदार से समीर के घर का पता पूछा। दुकानदार ने मुझे कुछ अजीब तरीके से देखा, लेकिन फिर उसने मुझे रास्ता बता दिया। जब मैं समीर के घर पहुंचा तो देखा कि वहां पुलिस वाले मौजूद थे और समीर के पिता और भाई उनसे बात कर रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे देखते ही समीर के पिता मेरे पास आए और मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। मैंने पूछा तो पता चला कि समीर पिछले कुछ दिनों से लापता है। उस रात समीर के पिता से उसकी कुछ जानकारी लेकर मैं सोने चला गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है, जैसे कोई रो रहा हो। मेरी नींद खुल गई और सुबह का समय हो चला था। गांव का भोर का समय बहुत ही आकर्षक होता है। चारों तरफ फैली सुनहरी आभा, पंछियों का चहचहाना और ठंडी हवाएं सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। सारा दिन मैं बिना किसी खास मकसद के गांव में घूमता रहा। थाने के सामने से गुजरते हुए मेरी मुलाकात थानेदार से हुई। उन्होंने बताया कि समीर अपने चाचा के साथ व्यापार करता था और पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका अचानक गायब हो जाना उन्हें भी अजीब लगा। शाम को समीर के पिता के साथ मैं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास गया। वहां मुझे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि पेड़ के नीचे की मिट्टी दूसरी जगहों से अलग थी, जैसे वहां हाल ही में खुदाई की गई हो। मैंने समीर के पिता को अपनी शंका बताई। उन्होंने तुरंत कुछ ग्रामीणों को बुलाया और उस जगह को खुदवाया। करीब 5 फुट खुदाई के बाद वहां से समीर का शव बरामद हुआ, जिसे अनाज के बोरे में लपेटा गया था। उसके पाजामे की जेब से एक पत्र मिला, जिसमें उसने अपने चाचा की धोखाधड़ी की कहानी लिखी थी। पुलिस ने तुरंत उसके चाचा और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। समीर के पिता मुझसे लिपटकर बहुत रोए और मैंने वादा किया कि मैं हर साल एक बार उनसे मिलने जरूर आऊंगा।
अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सचिन जल्द ही नई कहानियों के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें।